अच्छा चलो आ जाओ, देखते हैं। स्टार्ट हो गया ये भी, बहुत घूम रहा था। अच्छा सुनो, बात ये है, ये एक लाइन लिख रहा हूं मैं, इसको समझाता हूं। ये लाइन थोड़ा अजीब सा एनसीईआरटी ने और घुमा के लिखा, मैं तो सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, एक और लाइन लिख देता हूं, दोनों का एक ही मतलब है। दो लाइन लिख रहा हूं लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। देखते हैं क्या है। न्यू एलील इज कंसिडर्ड। अच्छा ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा सुनो अब, देखो, मान लो, ध्यान देना भाई, मान लो क्रोमोसोम 10 में यहां पर डीएनए में कोई चेंज हुआ। ठीक है, डीएनए में यहां पर कोई चेंज हुआ। ये जो चेंज हुआ, मान लो सिर्फ इसमें हुआ, एक डीएनए चेंज हुआ, छोटा सा चेंज हुआ, इसमें हुआ डीएनए में चेंज, सिर्फ इसी में और किसी में नहीं। तो क्या बोलेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि डीएनए ने अपना एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया। ये अलील या जीन क्या होता है? डीएनए का बेस सीक्वेंस ही तो है। जीन या एलील क्या है? डीएनए का बेस सीक्वेंस ही तो है। तो अगर इसके डीएनए में थोड़ा सा कोई चेंज हुआ, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि डीएनए ने एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया, बल्कि बोलेंगे कि इसका डीएनए म्यूटेट हो गया, डिफेक्टिव हो गया। सही है। मान लो यही चेंज इसके में भी हो गया, दो लोगों में हो गया, सेम चेंज दो लोगों में हो गया। हम अभी भी नहीं बोलेंगे कि डीएनए ने एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया, एक नया एलील डेवलप हो गया। हम बोलेंगे इन दोनों का डीएनए म्यूटेट हो गया, डिफेक्टिव हो गया। लेकिन ये जो चेंज इन दोनों के डीएनए में हुआ है, यही चेंज अगर मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिले, ये जो चेंज इनके डीएनए में हुआ है, यही चेंज मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में दिखे और हर जनरेशन में दिखे। क्या डीएनए में जो चेंज इनके हुआ है, वही चेंज मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में हुआ है और हर जनरेशन में दिखे? तो क्या बोलेंगे? डीएनए ने एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया। मतलब डीएनए का एक नया फॉर्म, मतलब एक नया एलील डेवलप हो गया। ऊपर की लाइन पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन। एलील क्या है? डीएनए का बेस सीक्वेंस। जीनी एलील, ठीक है, एक ही चीज है। जीनी एलील क्या है? डीएनए का बेस सीक्वेंस। तो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन की जगह मैंने क्या लिख दिया? डीएनए बेस सीक्वेंस वेरिएशन। तो डीएनए बेस सीक्वेंस का वेरिएशन अगर ग्रेटर देन है 0.01, 0.01 को परसेंट में बदलना है तो क्या किया जाए? इंटू 100। तो क्या आ जाएगा? मोर देन 1%। सही है। ग्रेटर देन 0.01 को 100 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? मोर देन 1%। तब कहेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बोला था ना, डीएनए वेरिएशन। तो अगर किसी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हुआ है और वो चेंज मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में हुआ है, तब बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डीएनए वेरिएशन हो गया। दो चार लोगों में चेंज होने से हम डीएनए में वेरिएशन नहीं बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे। कितने लोगों में हो जाए? मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। सीधी सीधी लाइन नीचे लिख दी है कि न्यू एलील इज कंसिडर्ड। डीएनए ने अपना एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया, एक नया एलील डेवलप कर लिया। ये कब बोलेंगे? न्यू एलील इज कंसिडर्ड इफ इट अपीयर इन एवरी जनरेशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, मतलब मोर देन 1%। तो डीएनए में अगर चेंज हुआ, दो चार लोगों में हुआ, तो उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। नहीं बोलेंगे कि डीएनए ने एक नया फॉर्म, एक नया एलील बना लिया। लेकिन डीएनए में जो चेंज हुआ है एक बंदे में, वही मोर देन 1% लोगों में देखने को मिले और हर जनरेशन में देखने को मिले, तो क्या बोलेंगे? डीएनए ने अपना एक नया फॉर्म, एक नया एलील डेवलप कर लिया। मतलब एक आध दो लोगों में चेंज को हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे, नया एलील बनना नहीं बोलेंगे। जब वो हर जनरेशन में दिखे और मोर देन 1% पॉपुलेशन में दिखे, तब बोलेंगे डीएनए ने अपना एक नया फॉर्म, एक नया एलील डेवलप कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये दोनों लाइन लिख लें। फिर पढ़ते हैं मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फटाफट लिख लें दो लाइन।
मतलब एनसीईआरटी ने बहुत ही अजीब सा लिखा है, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ। ओ आगे लिख लो फिर बाद में बाकी बातें हो गई। अच्छा, ह्यूमन का जिस भी लोकेशन में पढ़ रहे हो, पूरे इंडिया में पढ़ रहे हो तो पूरे इंडिया ही एक पॉपुलेशन होगा, बिहार पढ़ रहे हो तो बिहार ही एक पॉपुलेशन है, और राजस्थान पढ़े तो पूरा राजस्थानी पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन। अच्छा अब देखो, मेथड का डायग्राम आपको नहीं बनाना है। एनसीईआरटी में पेज 163 में डायग्राम बना हुआ है। पिछले साल तक मुझे बनवाना पड़ता था, तो काफी टाइम लगाते थे लोग। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनवाया है मॉड्यूल में, लैंडस्केप में बना होगा, देखा? लैंडस्केप में बना हुआ है 163। क्या बोल रहे हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अरे नहीं, लैंडस्केप नहीं पता भाई, इंग्लिश में पता है। पार्श्व, पार्श्व वाला हिस्सा, लेटरल। चलिए सुनिए, एक्चुअली वो नहीं, मॉड्यूल मॉड्यूल बस में है, एनसीईआरटी में नहीं है, पेज 163। एक्चुअली वो मेथड का डायग्राम मैं यहां से शुरू करता हूं और फिर पूरा यहां से होते हुए यहां तक आता हूं, तब मेथड पूरा होता है। यहां तो 2 लाइन लिखने को बोल दो तो बोलते हैं सर 5 मिनट रुको, इसीलिए वो डायग्राम वहां पर बनाया है। ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ जोड़ना घटाना हो तो उसी डायग्राम में जोड़ घटा लेना, सही है? चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा मेथड। तो हाँ, लाइन नहीं लिखी होगी ना? हाँ सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब इधर आओ इधर आओ, बिल्कुल अलर्ट होकर, क्योंकि इस मेथड में काफी कुछ बायोटेक के चैप्टर का यूज होना है। अब बायोटेक तो आपने पढ़ा ही नहीं, और एनसीईआरटी बोल रही यही पढ़ लो, तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दिमाग में समझने के लिए। ठीक है, सभी रेडी रहें और ध्यान से देखें। देखो इधर इधर इधर, क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट किया गया, क्राइम सीन से मर्डर हो गया किसी का, मान लो, हाँ ये वाह बोल रहा है, मर्डर हो गया बोल रहा है वाह, शर्म ना आई। सैंपल कलेक्ट किया गया, मतलब ऐसा सैंपल जिसमें लिविंग सेल हो, लिविंग सेल हो, वो कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, बोन हो सकता है, स्किन है, सलाइवा है, सीमेन है, हेयर बेस है, मतलब कुछ भी, जहां भी लिविंग सेल है, हेयर के बेस में भी लिविंग सेल, भाई फोकस इधर, लिविंग सेल जहां भी है उनमें से कोई भी सैंपल ले सकते हैं। तो लिविंग सेल वाला कोई सैंपल कलेक्ट कर लिया गया। इस सैंपल में क्या है? सेल। तो कुल मिला के सेल है इसमें, वो मिल गई हमें सैंपल से। अब क्या करें? सेल से डीएनए निकालना है, सेल से डीएनए निकालना है। तो सबसे पहले सेल का ब्रेकडाउन करेंगे, सेल की लाइसिस कराएंगे। सेल का ब्रेकडाउन कैसे कराएंगे देखो जरा। ह्यूमन सेल है, आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी बनी है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में रखा है ये सेल, लाइपेज और प्रोटीएज डाल दो, सेल मेम्ब्रेन का लिपिड और प्रोटीन दोनों का ब्रेकडाउन हो गया। तो जब सेल मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो गया तो सारे बायोमोलिक्यूल टेस्ट ट्यूब में बिखर गए, सारे बायोमोलिक्यूल बिखर गए। अब जब सारे बायोमोलिक्यूल बिखर गए तो सेल में जितना भी लिपिड है उसे लाइपेज डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन जो है उसे प्रोटीएज डाइजेस्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट जितना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स डाल दो, आरएनए के डाइजेशन के लिए आरएनएज डाल दो। गलती से डीएनएज नहीं डालना है, नहीं डीएनए खत्म हो जाएगा। तो सारे बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट कर दिए गए, सारे बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट कर दिए गए। अब टेस्ट ट्यूब में क्या बचा है? केवल डीएनए, केवल डीएनए बचा है।
तो जब सिर्फ डीएनए बचा है तो इसमें ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल, इसमें ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। इथेनॉल क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और डीएनए ओवरऑल क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक डीएनए में जब पड़ेगा क्या? हाइड्रोफोबिक अल्कोहल, तो डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट, ऐसे करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एक ग्लास रॉड की मदद से इस डीएनए को बाहर निकाल लो। तो आपने क्या किया? डीएनए आइसोलेट कर लिया। डीएनए आइसोलेट कर लिया। देखो, मैंने एंजाइम के नाम बोले लेकिन अभी लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि जब बायोटेक पढ़ोगे तो ये चीजें डिटेल में आएंगी। अभी उतना बता रहा हूं जितना आपके काम का है। कुल मिला के ये है, सेल से सेल को तोड़ दिया, उसके सारे बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट कर दिए, अंत में क्या डाल दिया? चिल्ड एथेनॉल। तो डीएनए क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया। उसे निकाल लो डीएनए मिल गया। अगर कुछ सेल से डीएनए निकालते हैं ना तो ऐसा दिखता है जैसे अगरबत्ती से धुआं निकलता है ना। कुछ सेल से डीएनए निकालोगे तो ऐसा दिखता है जैसे अगरबत्ती से धुआं निकलता है, वैसा कुछ पतला सा फाइबर दिखेगा। उसे यहां से निकाल लो। लेकिन अगर ढेर सारी सेल से डीएनए निकालोगे, ढेर सारी सेल से अगर डीएनए निकालोगे तो डीएनए नूडल्स की तरह दिखेगा। नूडल्स की तरह, मैगी की तरह। उठा लो और बोलो ये देखो डीएनए। तो मेरा कहना ये है, एक बैक्टीरिया हमें नहीं दिखती, एक बैक्टीरिया हमें नहीं दिखती, लेकिन अगर 1 टन बैक्टीरिया रख दूं तो फिर तो दिखेगी ना। तो बल्क में कोई भी चीज होगा दिखेगा। तो अगर कुछ सेल से डीएनए निकालोगे तो फिर तो डीएनए पतला सा धागा की तरह दिखेगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर बल्क में देखोगे तो वो नूडल्स की तरह दिखाई पड़ता है। क्लियर है? कुल मिला के हमने क्या किया? डीएनए निकाल लिया। एक सेल से, क्या बोल रहा हूं, डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल, डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल is enough to perform, DNA from single cell is enough to perform DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए एक सेल से निकाला गया डीएनए काफी है। सही है? तो डीएनए तो निकाल लिया हमने, डीएनए हमने निकाल लिया। ये लाइन जो मैंने लिखी अभी जस्ट नीचे, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ये लाइन आपके मॉड्यूल में जो सामने वाला पेज है उसकी बॉटम की 2 लाइन देखना। जो सामने पेज है आपके उसमें बॉटम की 2 लाइन है, उसमें से ऊपर वाली लाइन बोली है मैंने, एनसीईआरटी की लाइन है, 162 पेज में है ना। ठीक है। तो एक सेल से भी अगर डीएनए निकाल लिया है तो काफी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। देखिए, क्राइम सीन से डीएनए तो थोड़ा सा ही मिलेगा। तो अगर डीएनए का अमाउंट लेस है, इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस, डीएनए का अमाउंट अगर लेस है तो हम इसको एम्पलीफाई कर लेंगे। मतलब टेस्ट ट्यूब में इसका मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे। कैसे कराएंगे? बाई पीसीआर। देखो, बायोटेक में एक टेक्निक पढ़ोगे जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम की टेक्नोलॉजी पढ़ोगे बायोटेक में। इसमें करते क्या है अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। बायोटेक में पूरा टॉपिक पढ़ोगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें करते क्या है, आपने जो डीएनए निकाला है उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दो। डीएनए जो निकाला उसे टेस्ट ट्यूब में डालो, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो चाहिए, प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज, जो जो रिक्वायरमेंट है सब उस टेस्ट ट्यूब में रख दो। सही है? तो और करा दो इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। लैब में क्या करा दो? डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों करा रहे हैं? देखो, सैंपल से डीएनए तो थोड़ा ही सा मिला, एक्सपेरिमेंट करते समय आपसे गलती हो गई तो फिर क्रिमिनल कैसे पकड़ोगे? वो तो बेकार हो गया पूरा सैंपल। इसीलिए जरूरी है जो डीएनए मिला है उसको आगे एम्पलीफाई कर लिया जाए ढेर सारा, ताकि थोड़ा बहुत एक राउंड एक्सपेरिमेंट खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, डीएनए हमारे पास स्टॉक में है। ये पीसीआर इतना एफिशिएंट है कि 1 घंटे ये मशीन चला ली जाए, पीसीआर मशीन 1 घंटे चला ली जाए तो 1 घंटे में एक डीएनए से 1 मिलियन कॉपीज डीएनए बना देगा। अब करते रहो एक्सपेरिमेंट। समझ गए मेरी बात? तो इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोटेक में।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से। अभी क्या जानना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? डीएनए को इन विट्रो रेप्लिकेट करा देता है, टेस्ट ट्यूब में रेप्लिकेशन करा देता है। सही है भाई? तो डीएनए का अमाउंट अगर लेस है तो उसे पीसीआर से हम एम्पलीफाई करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी फिर लिखती है लाइन कि सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब एफिशिएंसी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये लाइन भी सामने वाले पेज की आखिरी लाइन है, पढ़ो, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है। वो सेंसिटिविटी का मतलब वहां पर एफिशिएंसी है। अरे भाई, अगर डीएनए एम्पलीफाई करने का तरीका ना होता तो डीएनए जो निकाला, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट आपका खराब हो गया तो पूरा बर्बाद ही हो गया। क्रिमिनल कैसे ढूंढोगे? अनाउंस थोड़ी ना करोगे पूरे मार्केट में कि जो भी क्रिमिनल हो डीएनए सैंपल छोड़ के हमें दोबारा पकड़ना है, नहीं ना। तो फिर क्या करें? ये ज्यादा सही है कि जितना डीएनए मिला उसकी मिलियन कॉपीज बना के रख लो। एक आध दो बार गलती भी जो हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले राउंड करेंगे और क्रिमिनल को पकड़ के रहेंगे। ओ भेजे में गई बात। हाँ, तो पीसीआर क्या कर रहा है? डीएनए को मल्टीप्लाई करा रहा है। डीएनए खूब सारा हो गया, अब क्या करना है? अब इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दो, मतलब डाइजेशन करा दो डीएनए का बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करवा दो। कट करवा दिया तो क्या हुआ? अरे भाई, डीएनए पहले इतना बड़ा था, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब डीएनए के ये जो टुकड़े हुए हैं, इन टुकड़ों को इनके साइज के बेसिस पर, कोई टुकड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, अगर छोटे साइज का है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, डीएनए का टुकड़ा बड़ा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। इन टुकड़ों को इनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। भाई आंखों से तो दिख नहीं रहा, उठा लो, ये बड़ा वाला टुकड़ा है, छोटा वाला है। तो क्या बोल रहा हूं कि अब इसके बाद हम एक टेक्निक करेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं? इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? मैंने अभी बोला कि जो डीएनए के टुकड़े मिले हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स, दे आर सेपरेटेड। इनको सेपरेट किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट। कैसे होगा सब समझना, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अलग करेंगे। कौन सा जेल यूज करते हैं? कॉमनली जो जेल यूज होता है वो है एगरोज जेल, सबसे सस्ता आता है इसलिए एगरोज जेल। अब वो रेड एल्गी से अगार अगार नहीं निकाला था, उसी से एगरोज जेल तैयार होता है, रेड एल्गी वाला, तो एगरोज जेल यूज होता है। देखो, जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ऑन जेल। डीएनए कैसा है? एनायनिक। डीएनए निगेटिवली चार्ज है, एनायनिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर को चलेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ। तो डीएनए बीइंग एनायनिक, डीएनए बीइंग एनायनिक मूव टुवर्ड एनोड। एनोड बोले तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। कितना जाएगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या मॉलिक्यूलर वेट। जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा दूर चलेगा डीएनए का टुकड़ा। क्या है मामला, सब समझाता हूं। देखो, एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम एक टैंक यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक टैंक यूज करते हैं हम, क्यूबाइड टाइप का एक टैंक होता है। ये एक जेल टैंक है। इस टैंक में
इधर की तरफ एनोड है, मतलब सॉरी, इधर की तरफ कैथोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या है? कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड। इधर एनोड लगा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, इसमें एक प्लास्टिक की प्लेट लगी होती है, इसे इधर ले आओ। ये मैं निकाल लाया वहां से प्लास्टिक की प्लेट जो बेस में रखी थी। एगरोज सोल्यूशन का, एगरोज का पानी के साथ गर्मा गर्म सोल्यूशन बनाओ। एगरोज का गर्म पानी के साथ सोल्यूशन बनाओ, विस्कस सा सोल्यूशन बना। अब ये जो विस्कस सा सोल्यूशन बना एगरोज का, उसे इसमें बिछाना है। कम से कम इतनी मोटी परत, फिंगर के एक फ्रैक्शन के बराबर इतनी मोटी परत जल की, एगरोज सोल्यूशन की इतनी मोटी परत बिछानी है। एगरोज सोल्यूशन कैसा है? विस्कस। बिछा दो इसमें। जब ये ठंडा होगा विस्कस सोल्यूशन, तो ये जल में बदल जाएगा। तो क्या बिछा चुके हो आप? एगरोज जल बिछा चुके, इतनी मोटी परत इस प्लास्टिक प्लेट में। तो कहने का मतलब, एगरोज जल बिछा दिया। ये देखो यहां एगरोज जल बिछा दिया। अब जब एगरोज जल बिछा चुके हो, तो कहीं कहीं से जल निकाल लो, हटा दो। इस हिस्से से जल हटा दो। जल हटा दिया यहां से, मतलब कहने का मतलब गड्ढा बना दिया उतना। बाकी जगह इतनी मोटी परत जल की बिछी हुई है, लेकिन जहां से जल हटा दिया वहां तो गड्ढा बन गया ना। इन गड्ढों को कहते हैं वेल। यहीं पर वो डीएनए के टुकड़े लोड किए जाएंगे। वेल क्या है? वो गड्ढा है जिसमें डीएनए, वो जो टुकड़े हुए ना, वो भरना है। ठीक है, इस प्लेट को वहां ले जाके रखना है। वहां रख दो, चलो रख दिया। तो ये रहे वेल। एक वेल ये है, एक ये है, एक ये है। ये वेल है। वेल क्या होता है? डीएनए लोडिंग साइट। वेल क्या है? वो गड्ढा जिसमें डीएनए लोड करेंगे। बाकी में तो जल बिछा हुआ है, डीएनए लोडिंग साइट है। तो क्राइम सीन से ये जो टुकड़े डीएनए के निकले, ये इस वेल में भर दिया, यहां भर दिया। तो इस वेल में क्या भर दिया? क्राइम सीन से जो डीएनए मिला था वो भर दिया। दो लोग सस्पेक्टेड हैं कि इनमें से किसी ने मर्डर किया है, तो वो जो दो सस्पेक्टेड हैं उनकी भी सेल ले लो, सस्पेक्ट 1 एंड सस्पेक्ट 2, उनकी भी सेल ले लो। डीएनए निकालो, डीएनए को काटो, और काटने के बाद वेल में डाल दो डीएनए के। तो सस्पेक्ट 1 का डीएनए इस वेल में डाल दिया, और सस्पेक्ट 2 का डीएनए इस वेल में डाल दिया। कहने का मतलब, इस वाले वेल में किसका डीएनए है? S1, सस्पेक्ट 1 का, और इस वाले वेल में सस्पेक्ट 2 का। मतलब यहां तक मैंने एक्सपेरिमेंट 3 बार किया। एक क्राइम सीन वाला, एक सस्पेक्ट 1 वाला, और एक सस्पेक्ट 2 वाला। डीएनए को टुकड़ों को डाल दिया, स्विच ऑन कर दो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब डीएनए को चलने दो। सवाल है ना, नहीं क्रिमिनल भाग जाएगा, क्या फायदा? फिर देश में पूरा क्राइम फैल जाएगा। अपन पकड़ने बैठे, सूली में टांगना है। हाँ ठीक है, तो चलो देखते हैं। डीएनए लोड कर दिया, 30 से 40 मिनट चल जाने दो। 30 से 40 मिनट जब ये चलेगा, डीएनए के टुकड़े निगेटिव चार्ज है तो किधर की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएंगे। चलने दो। सुनो, आपने अपनी नजर में तो जल बिछा दिया है, लेकिन मेरी नजर में आपने क्या किया है वो सुनो। आपने एक्चुअली उस प्लेट में जल के मॉलिक्यूल बिछाए हैं, जल के मॉलिक्यूल बिछाए हैं। और देखो तो मॉलिक्यूल्स, जल के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, बीच बीच में गैप है, नहीं है, बीच बीच में स्पेस है। ये ऐसे, ये ऐसे है। ध्यान से समझिएगा। आपने जो जल बिछाया, क्या बिछाया? जल के मॉलिक्यूल, और इन मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है। तो जो ये डीएनए के टुकड़े हैं ना, जब चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर को चलेंगे? एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जब चलेंगे तो जितना छोटा डीएनए का टुकड़ा होगा वो आराम से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये जो पोर है, यहां से होता हुआ दूर तक चला जाएगा। तो जो जितना छोटा टुकड़ा होगा
इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या पोर से होता हुआ दूर तक चला जाएगा, और जो बड़ा टुकड़ा होगा वो इन्हीं पोर में कहीं जाके फंस जाएगा। जितना बड़ा टुकड़ा होगा वो इन्हीं पोर में जाकर कहीं फंस जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतनी कम दूर चलेगा, और जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा दूर चलेगा। वही तो लिखा है, मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। सही है। तो 30-40 मिनट चल जाने दिया। जो डीएनए टुकड़े डाले थे वो ऐसे अलग हो गए, साइज के अकॉर्डिंग अलग हो गए। डायग्राम में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थ्योरी में जरूर बोल सकता हूं कि जो सबसे दूर टुकड़ा गया है ये सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है, ये सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है, इसलिए इतनी दूर आ पाया। और जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो वेल के पास ही रह गया, लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट पास में ही रह गया। साइज के अकॉर्डिंग ही अलग हुए हैं डीएनए के टुकड़े। अच्छा, इसी तरह इस वेल में जो डीएनए लोड किया था उसके भी देखो, ये सबसे बड़ा टुकड़ा सबसे नजदीक, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा टुकड़ा सबसे ज्यादा दूर। क्या कहते हो भाई? थ्योरी में लिख दिया है मैंने कि जितना बड़ा टुकड़ा होगा वो उतना कम दूर चलेगा, क्योंकि उन पोर्स में कहीं फंस जाएगा, और जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा दूर चल पाएगा। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा कहां देखने को मिलेगा? 3 तरीके से बोल रहा हूं, 3 तरीके से। नियरेस्ट टू एनोड, फारदेस्ट फ्रॉम कैथोड, फारदेस्ट फ्रॉम वेल, और सबसे बड़ा टुकड़ा नियरेस्ट टू कैथोड, नियरेस्ट टू वेल, फारदेस्ट फ्रॉम एनोड। एक ही चीज को 3 तरीके से कैसे भी पूछे आपसे बनना चाहिए। समझ गए? लेकिन डीएनए चल चुका है, आपको दिखेगा ही नहीं, आपको डीएनए नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना है कि डीएनए चला या नहीं, ऐसे ही रह गया वहां, तो इसे स्टेन करो एक फ्लोरेसेंट डाई से। अगर आपको देखना है डीएनए चला या नहीं, तो इस डीएनए को स्टेन करो फ्लोरेसेंट डाई इथीडियम ब्रोमाइड से। लेकिन यू नीड टू हैंडल इट विथ केयर बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है इथीडियम ब्रोमाइड। तो ये इथीडियम ब्रोमाइड डालना है आपको वहां। डार्क ब्लू कलर का होता है ये देखने में, इथीडियम ब्रोमाइड। तो जब ये डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? पूरा डार्क ब्लू। ध्यान देते रहना, डार्क ब्लू हो जाएगा, राइट? डार्क ब्लू। सर अब तो डीएनए दिख जाएगा? नहीं दिखेगा, पूरी प्लेट ही नीले रंग की हो गई। अब ऐसा करो, यूवी रेज डालो। इथीडियम ब्रोमाइड सस्टेन कर लिया, अब यूवी रेज डालो। जहां जहां डीएनए और इथीडियम ब्रोमाइड दोनों हैं, जब यूवी रेज डालोगे, जहां जहां डीएनए इथीडियम ब्रोमाइड दोनों हैं, वहां वहां यूवी रेज डालने पर ये ग्लो करेगा। किस कलर का? ब्राइट ऑरेंज कलर का। तो किस रंग के बैंड दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। तो ब्राइट ऑरेंज कलर के इतने सारे बैंड दिखेंगे तो समझ में आ गया डीएनए के टुकड़े चल चुके हैं। और आपको बताऊं, हर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट में। या तो पूछ लेते हैं डीएनए को किससे स्टेन किया गया, इथीडियम ब्रोमाइड, या इस साल आया था किस कलर का दिखता है बैंड, ब्राइट ऑरेंज कलर का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको इन डीएनए के बैंड्स को देखना है चला भी या नहीं डीएनए के टुकड़े, तो स्टेन करो इथीडियम ब्रोमाइड से, फिर यूवी रेज डालो। तो जहां डीएनए और इथीडियम ब्रोमाइड दोनों हैं, वहां वहां ये क्या हो जाएगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का ग्लो करेगा। तो पता चल गया इतने सारे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड हैं, मतलब डीएनए चल चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। और ये गलत फहमी ना पाल लेना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ डीएनए के लिए होता है, चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल के लिए होता है। चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल मतलब किसके किसके लिए? प्रोटीन, प्रोटीन में भी तो चार्ज होता है। हिस्टोन नहीं पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दोनों के लिए किया जाता है। मतलब किसके लिए किया जाता है? डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए। सही है? तो ये 2 पॉइंट जोड़ लो, फिर मैं आगे क्या करना है वो बताने वाला हूं।
2 पॉइंट वहीं जोड़ लो, चाहो तो मॉड्यूल में ही कहीं पर जोड़ लो या फिर कॉपी में, जिसको जहां लिखना है 2 पॉइंट लिख लें। पहला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is done for gel electrophoresis is done for charged gel electrophoresis is done for charged macromolecule, micro nahi, macromolecules is done for charged macromolecules like charged macromolecules like protein and nucleic acid. Charged macromolecules like protein and nucleic acid. Like protein and nucleic acid. तू कहीं नहीं लिख रहा है क्या? अरे तो कॉपी में लिख ले, कॉपी में लिख लेगा तो क्या पाप हो जाएगा? कहीं भी लिख लो, लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के ब्रैकेट में डीएनए आरएनए लिख दो। जो भी लिखा रहा हूं बेवजह नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसीलिए लिखा रहा हूं। ब्रैकेट में लिख दो डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड के ब्रैकेट में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन के लिए, डीएनए आरएनए के लिए। सही है। एक पॉइंट और लिखो, if DNA bands are to be visualized, if DNA bands are to be visualized in the gel, if DNA bands are to be visualized in the gel, comma लगाओ, DNA is stained with fluorescent dye. एक्चुअली ये बायोटेक एनसीईआरटी में है, ठीक है ना, लेकिन हमें तो अभी पढ़ रहे हैं। तो DNA is stained with fluorescent dye ethidium bromide. DNA is stained with fluorescent dye ethidium bromide. Ethidium bromide. Which on exposure to UV rays, which on exposure to UV rays appear as bright orange bands. Which on exposure to UV rays appear as bright orange bands. ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। सही है। अच्छा, अब सुनिए क्या करना है, ध्यान से भाई। अब थोड़ा और बढ़ती जाएगी बात, लगेगा कि ये क्यों करने जा रहे हो। देखो इधर, डीएनए एसिडिक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन में डुबो दो, क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से क्या हो जाएंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब मुझे वो जो प्लास्टिक प्लेट रखी थी ना जेल वाली, उसे निकाल लो और उसे रख दो अल्केलाइन सॉल्यूशन में। तो क्या कराने जा रहा हूं मैं? डीनेचुरेशन कराने जा रहा हूं। किसमें रख के? अल्केलाइन मीडियम में या अल्केलाइन सॉल्यूशन में। तो चलो रख देते हैं। देखो ये रहा एक टैंक जिसमें क्या भर दिया है? अल्केलाइन सॉल्यूशन। वो प्लास्टिक प्लेट डाली थी ना, रखी थी ना, निकाल लाओ, प्लास्टिक प्लेट निकाल लाओ। डीएनए बैंड कैसे हैं? अभी डबल स्ट्रैंडेड है, ध्यान देना। मॉड्यूल में सिंगल स्ट्रैंडेड दिखा दिया है, अभी मेरा ये वाला भी सिंगल हो जाएगा, चिंता ना करो। अभी तो मैं रख रहा हूं ना, तो अभी तो डबल स्ट्रैंडेड है। एल्केलाइन सॉल्यूशन में रख दो। डीएनए था एसिडिक, एल्केलाइन सॉल्यूशन में रख दिया तो डीएनए का क्या हो गया? डीनेचुरेशन। और डीएनए क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंड। निकाल लो, सिंगल स्ट्रैंड हो चुका है अब। तो देखो अब मेरे पास जेल में डीएनए बैंड कैसे वाले हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये देखो सिंगल स्ट्रैंडेड है, सही है। तो क्या मिल चुका है मुझे? जेल विथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए।
थोड़ा ध्यान देना। हाँ, ये जो जेल है ये फ्रेजाइल है, नाजुक है, स्लीपरी इन टच है। लोगों से क्लास में बॉटल ना संभलती, गिरा डालते हैं, तो ये तो जेल है। और फ्रेजाइल अलग है, गलती से स्लिप हो गया, फिसल के बिखर गया, पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो डीएनए बैंड है ये जेल से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिए जाए। कहां शिफ्ट करना चाहता हूं? ओ भाई, तू सोने आता है क्या? हाँ, आयुष, क्या नाम था, क्या नाम है, आशु, तो क्या नाम है इसका? हाँ, तेरा। हाँ, फिर क्या करना है? डॉक्टर बनना है, नहीं बनना है? आग बची है या सब बुझ गई है? बची है तो दिखना चाहिए ना, ऐसे आराम से। सर आप बोलो, मैं मजे ले रहा हूं। है जो जाग रहे उनकी आंखें से फटी जा रही, क्या कर रहे हैं ये? और तू सोए सोए बढ़िया सोच रहा कि हाँ सब हो जाएगा। देख ले भाई, संभालो। हाँ, इधर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, अब तो क्रिमिनल को पकड़ ही ले, फिर बीच में ब्रेक किया जाए। सुनो, फिर बुला लेंगे अपन। हाँ, बस अभी बिल्कुल कुछ नहीं, ध्यान से समझना है। देखो, डीएनए को क्या कर चुका हूं मैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब मैं चाहता हूं ये जल सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, स्लिपरी है, कभी भी हाथ से फिसल जाए और गिर जाए। तो मैं चाहता हूं इस जेल को किसी दूसरे सरफेस पर शिफ्ट कर दिया जाए, कोई रिजिड सरफेस पर। तो मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूं नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। जेल से इन बैंड को उठाकर कहां शिफ्ट करने वाला हूं? नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में शिफ्ट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब मैं करने वाला हूं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में करना क्या है? मुझे ट्रांसफर करना है डीएनए बैंड्स को। कहां से कहां? फ्रॉम जेल टू नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में शिफ्ट करना है। तो चलो करते हैं। ये रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे फिर उन्हें दिखेगा नहीं, रुको, अभी नहीं होगा तो फिर तो करूंगा ही, और क्या कर सकता हूं। अभी इधर देखो, ये जेल है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला। चलो इसमें, इसके ऊपर एक नाइलॉन मेम्ब्रेन रख देता हूं। नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रख देता हूं। नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रख देता हूं। रख दिया भाई। अब इसके ऊपर कुछ भारी सा वजन रख दो, भारी सा वजन रख दो, ध्यान से, ताकि इस जल पर पड़े प्रेशर। तो जल पर जब प्रेशर पड़ेगा तो जल इधर उधर बिखरेगा, जल तो इधर उधर बिखरेगा। लेकिन जो डीएनए बैंड है जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर ये जल से अलग, जल तो बिखर रहा है, तो ये डीएनए बैंड जाकर चिपक जाएंगे किससे? नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। ये है साउदर्न ब्लॉटिंग। अरे कोई चीज यहां थी, कुछ रख के ऐसे दबाया ताकि ये सारा कुछ किसमें आ जाए? इसमें आ जाए, बस यही तो कर रहे हैं। मतलब अब मेरे पास जल नहीं, अब नाइलॉन मेम्ब्रेन है और उसमें शिफ्ट हो चुके हैं ये सभी डीएनए बैंड्स। मतलब ये क्या है? नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन विथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। साउदर्न ब्लॉटिंग समझ में आई?
अरे जेल के ऊपर ये पेपर रख दो, मेम्ब्रेन रख दो और प्रेशर लगाओ ताकि जेल बिखर जाए और जो डीएनए बैंड थे वो किससे चिपक जाए, नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन से। इस टेक्निक को जिसने डेवलप किया था उनका नाम था एडवर्ड साउदर्न, इसीलिए नाम आया साउदर्न ब्लॉटिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जेल से क्या शिफ्ट कर रहे हो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में, डीएनए, तो इसे कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या कहते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। किसके लिए, डीएनए के लिए। लेकिन अगर आरएनए के बैंड शिफ्ट कर रहे हो, अगर आरएनए के बैंड शिफ्ट कर रहे हो तो कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। उनका तो नाम ही साउदर्न था, इसलिए साउदर्न ब्लॉटिंग। फिर तो डायरेक्शन की लोगों ने सीरीज लगा दी है कि आरएनए शिफ्ट कर रहे हो, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर प्रोटीन शिफ्ट कर रहे हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सुना था? वो ये है, प्रोटीन बैंड अगर नाइलॉन मेम्ब्रेन में या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में शिफ्ट करोगे तो क्या बोलोगे, बोला तो था मैंने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए करते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो अगर डीएनए के बैंड शिफ्ट कर रहे हो तो साउदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए के बैंड शिफ्ट कर रहे हो तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन के बैंड शिफ्ट कर रहे हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तीनों पॉइंट लिख लेना, कौन किसके लिए किया जाता है, ये कौन सी प्लॉटिंग किसके लिए करते हैं। वैसे मॉड्यूल में है, लेकिन आप तो कॉपी में जहां लिख रहे, कॉपी में उसी पेज में रख दो ना, ताकि बार बार कौन इधर उधर देखेगा। तो कौन सी प्लॉटिंग किसके लिए किया जाता है वो बता दिया। साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नॉर्दर्न आरएनए के लिए। अब हाँ, ये लिखकर फिर आ जाओ। सबसे क्रूशियल स्टेप आ गया अब। अच्छा, तो अब बस 2 कदम दूर है क्रिमिनल को पहचानने से, तो बस अभी सूली पे टांगते हैं उसको। देखो जरा, तो सभी ध्यान दें। ओके ओके, सुनो, ये हो चुका है। अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है बाय यूजिंग लेबल्ड, लेबल्ड मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब या वीएनटीआर प्रोब। ये क्या होते हैं, मैं सब समझा रहा हूं, लॉजिक सब कुछ, लेकिन बात आई डीएनए प्रोब या वीएनटीआर प्रोब या सैटेलाइट प्रोब भी कहते हैं, ये क्या होते हैं। ये एक्चुअली हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने तैयार किया है। और कैसा तैयार किया है, कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर, कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर तैयार किया है। अच्छा, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अब समझो आगे। इस डायग्राम को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, इसी डायग्राम को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं ऊपर। ये डीएनए बैंड्स थे, ध्यान देना भाई, सबसे क्रूशियल पार्ट आ गया। ये समझ में आ जाए तो मतलब सब सही है। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 13 साल चला था, 1990 से 2003 तक। जब उस प्रोजेक्ट को किया गया ना, तो अब हमें ह्यूमन के डीएनए के बारे में सब कुछ पता है। मतलब क्रोमोसोम 1 में पहले ए है, फिर जी है, फिर टी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर जी है, फिर सी है, फिर जी है, ए, सब पता है हमें। हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम में डीएनए में कहां ए है, कहां जी है, कहां टी है, कहां सी है, सब पता है। अब जब से वो प्रोजेक्ट किया, तो हमें तो ये भी पता है कि हमारे जितने भी क्रोमोसोम हैं उनमें जो वीएनटीआर पाए जाते हैं उनका बेस सीक्वेंस क्या है। हमें तो इंसुलिन जीन का बेस सीक्वेंस भी पता है। जो जीन इंसुलिन बनाती है
उसका बेस सीक्वेंस हमें पता है, कहां पर ए है, कहां जी है, कहां टी है, कहां सी है, कहां जी है, सब पता है। तभी तो आजकल आर्टिफिशियली इंसुलिन जीन बना लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन जीन बना लेते हैं। मतलब हमें सब कुछ पता है अब हमारे डीएनए के बारे में। तो आपको याद है डीएनए को मैंने कहां से, किससे काटा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और याद है आपको वीएनटीआर के दाएं और बाएं रेस्ट्रिक्शन साइट थी। वीएनटीआर के दाएं बाएं था ना रेस्ट्रिक्शन साइट, जीजीसीसी। मतलब जब आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को काटा था तो वीएनटीआर के दाएं बाएं काटा होगा। मतलब इन टुकड़ों में से कुछ टुकड़े वीएनटीआर के भी हैं। अरे पूरा डीएनए ही तो है यहां, तो वीएनटीआर भी तो है यहां। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसीलिए काटा था ताकि वीएनटीआर के दाएं बाएं कटे, ताकि वीएनटीआर के टुकड़े भी मिले यहां। तो ये जो बैंड हैं इनमें कुछ बैंड किसके हैं? वीएनटीआर के, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। जब हमें वीएनटीआर का सीक्वेंस पता है तो एक एक स्ट्रैंड आप भी बना लो ना, लेकिन रेडियो एक्टिव। उन्हीं को कह रहे हैं डीएनए प्रोब या वीएनटीआर प्रोब या सैटेलाइट प्रोब। लिखा है मैंने, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? वीएनटीआर। तो ये जो डीएनए बैंड है इनमें कुछ बैंड में क्या है? वीएनटीआर है। और हमें हमारे डीएनए में पाए जाने वाले सभी वीएनटीआर का सीक्वेंस पता है, तो एक एक स्ट्रैंड आप भी बना लो, लेकिन रेडियो एक्टिव। और छोड़ दो वहां पर, लो छोड़ दिया, ये रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। ये देखो ये क्या है? डीएनए प्रोब है, वीएनटीआर प्रोब है, जिन्हें हमने आर्टिफिशियली तैयार किया है, कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। छोड़ दो, जहां जहां वीएनटीआर होगा वहां वहां ये जाकर जुड़ जाएंगे और डीएनए कैसा हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड प्लस रेडियो एक्टिव। सही है? तो मान लो एक प्रोब यहां जुड़ा, रेडियो एक्टिव हो गया, एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, इसमें यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, या चलो यहां जुड़ा, इसमें यहां जुड़ा, इसमें यहां जुड़ा और यहां जुड़ा। तो जहां जहां इनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर मिला, अरे ये सिंगल स्ट्रैंडेड वीएनटीआर ही तो है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पड़ा हुआ है, जहां जहां मिला जुड़ गए। इसी बहाने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और रेडियो एक्टिव हो गया रेडियो एक्टिव एंड डबल स्ट्रैंडेड। अब फोटो निकालेंगे एक्सरे डालकर, वो एक्सरे फिल्म आती है ना डार्क ब्लैक वाली, उसकी मदद से एक्सरे फिल्म, एक्सरे डालेंगे इस पर और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी। ध्यान देना भाई, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में ये चल पड़ा है जब डबल स्ट्रैंडेड ही कराना था, पहले से था तो क्यों किया था सिंगल स्ट्रैंडेड? वेट करो, सबका जवाब मिलेगा। तो सुनिए, ये ऐसे था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे जिनमें से कुछ बैंड में क्या था? वीएनटीआर। रेडियो एक्टिव प्रोब डाला, कहीं कहीं जाके जुड़ गए वो, जहां जहां उनको उनका कॉम्प्लीमेंट्री मिला जुड़ गए, ये जुड़ गए। जब अपन चलो ऐसा करो, इसके पीछे ना एक एक्सरे फिल्म रखते हैं, कभी एक्सरे कराया हो तो जब एक्सरे कराते हैं, मान लो एक्सरे कराना है तो पीछे एक्सरे फिल्म रखी होती है। जैसे मैं अभी इस प्लेट के पीछे एक्सरे फिल्म रख चुका हूं, एक्सरे फिल्म रखवाते हैं और सामने से एक्सरेज आती है। एक्सरेज को जहां कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलता, कोई बैरियर नहीं मिलता, वहां पर एक्सरे फिल्म डार्क ब्लैक रह जाती है। और जहां जहां एक्सरे को ऑब्स्टेकल मिलता है, हड्डियां, वहां पर वो जो एक्सरे फिल्म डार्क ब्लैक की जगह लाइट कलर में हो जाता है, तो हड्डियों का पैटर्न दिख जाता है। बस, तो जहां ऑब्स्टेकल मिलेगा वहां पर लाइट कलर हो जाएगा, बाकी पूरी फिल्म क्या होगी? डार्क ब्लैक। तो यहां पर जो डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव, जो नॉर्मल है, वो तो ऑब्स्टेकल है ही नहीं, एक्सरे आर पार निकल जाएगा और फिल्म कैसी होगी? डार्क ब्लैक। लेकिन जो रेडियो एक्टिव हो गया वो तो रेडिएशन इमिट कर रहा है, इधर से एक्सरे आ रहा है, इधर से ये रेडिएशन खुद ही छोड़ रहा है, तो एक्सरे के लिए ऑब्स्टेकल हुआ या नहीं? तो जहां जहां रेडियो एक्टिव है
वहां पर लाइट कलर, जैसे हमारे में हड्डियां लाइट कलर का हो जाता है वो एरिया जहां हड्डियां हैं, यहां पर जहां जहां रेडियो एक्टिव डीएनए है वहां वहां क्या हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा, बाकी पूरा हिस्सा डार्क ब्लैक। तो देखो ना कहां कहां रेडियो एक्टिव था, यहां पर लाइट कलर का दिखेगा, यहां पर, यहां पर, और यहां पर, जहां जहां रेडियो एक्टिव था, यहां पर, यहां पर, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। जहां जहां रेडियो एक्टिव था वहां पर एक्सरे फिल्म लाइट कलर की हो गई, बाकी पूरा एक्सरे फिल्म डार्क ब्लैक है। ये जो फोटो आई है इसी को कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ द पर्सन, या ऑटो रेडियोग्राम। क्या बोलोगे, ऑटो रेडियोग्राम। आपको याद है ये वाले रो में मैंने क्राइम सीन वाला डीएनए डाला था सी, यहां पर सस्पेक्ट 1 का डीएनए डाला था, यहां सस्पेक्ट 2 का डाला था, यही था। क्राइम सीन की फोटो देखो और सस्पेक्ट 1 और 2 की देखो, 100% किससे मैच हो रहा है, वही क्रिमिनल है, टांग दो फांसी पे। एक नहीं, सस्पेक्ट 1 से भी एक बैंड मैच हो रहा है, एक आध बैंड नहीं, 100% जिससे मैच हो जाए वो क्रिमिनल है। सही है। अच्छा सुनिए, मैं एक छोटा सा रिकैप करने जा रहा हूं इसका, इसके बाद आपको एक्चुअल फील दिलाने वाला हूं कि यार ये बैंड कैसे मैच हो गए। सर ने तो बोला था वीएनटीआर के नंबर के हिसाब से सब चलेगा, लेकिन यहां नंबर ऑफ वीएनटीआर ऐसी कोई बात ही नहीं करी। तो अगला डायग्राम बनाऊंगा उसमें वीएनटीआर के नंबर के हिसाब से इसी चीज को दिखाने वाला हूं, ठीक है। वो जो सामने पेज में बना है ना मॉड्यूल में, वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसकी मदद से और क्लियर हो जाएगा कि क्रिमिनल को कैसे पहचाना जाता है। सही है। अभी फिलहाल ध्यान से, इतना सीरियसली गंभीर नहीं लेना है इसको, ऐसे समझना है, मतलब 1-2 मिनट में बोल के फ्री करो, ऐसे बोलना है। सुन लो भाई, क्राइम सीन से सैंपल लिया, उसमें सेल थे, सेल से डीएनए निकाल लिया, डीएनए निकाला कम था तो मल्टीप्लाई करा लिया पीसीआर से, डीएनए खूब हो गया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया, डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग कर लिया। जब अलग हो गए एल्केलाइन सॉल्यूशन में डाल के डीनेचुरेशन करा दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड करा लिया। जब सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया जल में तो इन डीएनए बैंड को नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्लोज मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर लिया। प्रोसेस का नाम क्या दिया, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो हमारे पास अब नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्लोज मेम्ब्रेन है विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए बैंड जो ये हैं इनमें से कुछ बैंड पर कौन है, वीएनटीआर, क्योंकि वीएनटीआर के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट से काटा था तो वीएनटीआर के दाएं बाएं ही तो कटा होगा, तो वीएनटीआर भी है। और क्योंकि हमें ह्यूमन के डीएनए के बारे में सब कुछ पता है, हमें यह भी पता है कि ह्यूमन के डीएनए में जो वीएनटीआर पाए जाते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, तो एक एक स्ट्रैंड आप खुद बना लो, वो भी रेडियो एक्टिव, और छोड़ दो जहां जहां इनको कॉम्प्लीमेंट्री अपना वीएनटीआर मिलेगा वहां वहां जुड़ गए और रेडियो एक्टिव हो गए। फोटो निकाल लो, जहां जहां रेडियो एक्टिव हो गया होगा वहां वहां एक्सरे फिल्म जो है लाइट कलर की हो जाएगी, बाकी जगह पूरा डार्क ब्लैक रहेगा। और जिससे 100% मैच हो जाए क्राइम सीन वाली फोटो, वही क्रिमिनल है। अच्छा अब समझे वो सिंगल स्टैंडर्ड क्यों किया था। अगर यहां पर फोटो लेता ना मैं, कुछ नहीं आता, डार्क ब्लैक ही रहता, रेडियो एक्टिव करने के कारण फोटो आई। सही है। तो यही डायग्राम आपके मॉड्यूल में भी बना है, पूरे यही डायग्राम है वहां पर भी। तो अब हाँ, कौन सा बच्चे, तो हाँ लेकिन देखना सब जगह एक जैसे बैंड है। अब इनमें से कौन सा वीएनटीआर का कहां पता है, और हमें तो वीएनटीआर के बेस पर पहचानना है ना, तो यहीं से पता चलेगा। हाँ नहीं बच्चे, बफर से डीनेचुरेशन कराने के बाद बफर सोल्यूशन में रख देते हैं ताकि वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहे, और सिंगल स्ट्रैंडेड रहा और फिर जब हमें हाइब्रिडाइजेशन कराने तो हटा देंगे तो वो जुड़ जाएगा। सही है। अच्छा सुनिए, अब ध्यान से क्रिमिनल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो बताने वाला, जिसे फोटो लेना है वो ले सकता है।
नहीं, सेल्फी नहीं, सिर्फ फोटो, सेल्फी विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। इसके बाद एनसीईआरटी का डायग्राम बताता हूं और फिर बताता हूं एक्चुअली क्रिमिनल कैसे आइडेंटिफाई हुआ। हाँ, वो रेडिएशन इमिट कर रहा था, एक्सरे भी आ रहा है उधर ही, तो उस जगह पर ऑब्स्टेकल हो गया ना एक्सरे को। अरे कुछ लोग खींच लो बस, हो गया, बाकी फिर शेयर कर लेना, इतना तो करे। इसीलिए मॉड्यूल में बनवा दिया है, मॉड्यूल में इसीलिए बनवाया था। हाँ, रुक जा। अरे फोटो खींचने को बोला था, रील बनाने को नहीं बोला है। शॉर्ट बना रहा है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ? क्या? एडवर्ड साउदर्न, कोई नहीं पूछेगा, क्यों याद करना है, नहीं पूछेगा कोई। हाँ, कुछ पूछ रहा है। एक टाइप के, तभी तो इतने सारे डाले हैं, अलग अलग सीक्वेंस डाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नंबर नहीं पता है, हमें सिर्फ पता है बेस सीक्वेंस। एक यूनिट डाल दी, अब वहां 10 यूनिट है, क्या करना है, किसी एक से तो जुड़ ही गया ना, रेडियो एक्टिव हो गया नहीं वो एरिया। हाँ, ना जुड़े, जितने जुड़ जाएंगे उसी से ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें कितने बार रिपीट हो रहा वो नहीं पता था। हाँ हाँ, कम से कम एक यूनिट। हाँ, ओके ओके ओके, रुक जाओ भाई, कुछ पूछ रहा है। हाँ, एक क्या? वीएनटीआर से? अरे मैंने बोला है इन टुकड़ों में वीएनटीआर भी है, तो वीएनटीआर का बेस सीक्वेंस जो ह्यूमन में पाया जाता है वो पता है, तो एक एक स्ट्रैंड वहां है, एक एक स्ट्रैंड आप बना के डाल दो, वो भी रेडियो एक्टिव, तो जहां जहां उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहां जाके जुड़ जाएंगे, और वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और रेडियो एक्टिव हो गया। सही है। चलिए, अब मैं एनसीईआरटी के का वो डायग्राम बना रहा हूं और एग्जैक्टली समझा रहा हूं कि क्रिमिनल को कैसे आइडेंटिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वीएनटीआर। लगा ना कुछ साइंटिस्ट लेवल का काम कर रहे थे अपन, है ना, सोचो करने को मिल जाए। उसके लिए आपको रिसर्च फील्ड में जाना होगा। ओके, चलिए आ जाइए। अब बस हो गया, ध्यान से समझ लो, आखिरी पार्ट है जो भी बताने वाला हूं। देखो, क्राइम सीन से एनसीईआरटी में पेज नंबर 123 में है डायग्राम, और मॉड्यूल में आपके सामने है, दोनों जगह है। अभी आप फोकस इधर करें। देखो, क्राइम सीन से जो सेल मिलती है, क्राइम सीन से जो सेल मिलती है, ओके, क्राइम सीन से जो सेल मिलती है उसमें पूरे 46 क्रोमोसोम का डीएनए लिया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पूरे लिए जाते हैं। लेकिन आपका ये बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी हो, पूरे 46 क्रोमोसोम थोड़ी ना बना पाएंगे वो, इसीलिए एनसीईआरटी में 3 क्रोमोसोम की फोटो बना के समझाया गया है। क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। 3 क्रोमोसोम नहीं लिए जाते, पूरे 46 क्रोमोसोम का डीएनए लिया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अब एग्जाम्पल समझने के लिए 3 क्रोमोसोम के सहारे समझ रहे हैं। तो देखो ना, क्राइम सीन से जो डीएनए सैंपल मिला, इधर 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 क्रोमोसोम 7 की दोनों कॉपी, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, एक पापा से मिला एक मम्मी से मिला। क्राइम सीन से जो सैंपल मिला उसकी बात हो रही है। क्रोमोसोम 7 की दोनों कॉपी, क्रोमोसोम 2 की भी दोनों कॉपी, क्रोमोसोम 16 की भी दोनों कॉपी, पैटर्नल और मैटरनल, क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 16 नहीं, पूरे 46 क्रोमोसोम लिए जाते हैं।
समझने के लिए सिर्फ 3 क्रोमोसोम का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो सस्पेक्ट ए और बी का भी यही लो, जितना डीएनए लिया है क्राइम सीन का, वही सस्पेक्ट ए और बी का भी लो। चलो, ए का क्रोमोसोम 7 पहला और दूसरा कॉपी, एक पैटर्नल कॉपी एक मैटरनल कॉपी। इसी तरह क्रोमोसोम 2 की भी, क्रोमोसोम 2 की भी 2 कॉपी और क्रोमोसोम 16 की भी 2 कॉपी। सही है, ये हो गया। अब इसी तरह सस्पेक्ट बी का भी क्रोमोसोम 7 की पहली कॉपी और ये दूसरी कॉपी, क्रोमोसोम 2 की पहली और दूसरी कॉपी, क्रोमोसोम 16 की भी पहली और दूसरी कॉपी, 7 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 16 ठीक है। मान लो क्राइम सीन से जो डीएनए मिला था क्रोमोसोम 7 में वीएनटीआर 11 थे, 11 नंबर में थे, 11 कॉपी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉपी था। दूसरी कॉपी में 9 कॉपी, 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉपी वीएनटीआर। क्रोमोसोम 2 की पहली कॉपी में 8 कॉपी थे वीएनटीआर, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 5 1 2 3 4 5, इधर 2। मतलब मैं एग्जाम्पल वही एनसीईआरटी वाला ले रहा हूं, सही है। सस्पेक्ट ए में पहली कॉपी में यहां 3 वीएनटीआर थे, 1 2 3। दूसरे में 4, 1 2 3 4। इधर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 5, 1 2 3 4 5। इधर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। इधर सस्पेक्ट बी में 11 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 5, 1 2 3 4 5। इधर 2। सही है, ठीक है। अब सुनो, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो याद है वीएनटीआर के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन साइट से काटो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो वीएनटीआर के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये यहां से कट जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। सही है, ये वाला इधर से कटेगा और यहां से कटेगा, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, यहां से। वीएनटीआर के दाएं बाएं ही तो कटेंगे क्योंकि उनके दाएं बाएं क्या था, रेस्ट्रिक्शन साइट। इनको भी काटो तो ये यहां से और यहां से, ये यहां से कटेंगे और ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से कटेगा और ये यहां से कटेगा, ये यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से कट गए। अच्छा चलो, डीएनए फिंगरप्रिंट, वो जो फोटो आई थी आखिरी में, वो फोटो बनाते हैं। मान लो ये क्राइम सीन वाला है, क्राइम सीन वाला डीएनए सैंपल। एनसीईआरटी ने इन दोनों डायग्राम को बनाने के बाद एक गिनती लिखी है, मैं वो गिनती यहीं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये साइड में देखोगे लिखा है नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट, लिखा है साइड में। अरे नंबर ऑफ वीएनटीआर लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वीएनटीआर। सर कैसे, इधर देखो, 2 वीएनटीआर वाला सबसे छोटा है, 2 वीएनटीआर वाला सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा दूर तक आएगा। 2 वीएनटीआर वाला सबसे छोटे साइज का है, तो ये वाला डीएनए बैंड की फोटो यहां पर आएगी। क्या कहते हो भाई, अगर 1 वीएनटीआर वाला होता तो वो यहां पर आता, ये गिनती लिखी हुई है। इसके बाद 5 वीएनटीआर वाला थोड़ा बड़ा है टुकड़ा, तो कम दूर आएगा, यहीं तक चल के आएगा। 7 वीएनटीआर वाला थोड़ा और बड़ा है,
और कम दूर आएगा, 8 वाला और बड़ा है और कम दूर आएगा, 9 वाला और बड़ा है और कम दूर आएगा, 11 वाला सबसे बड़ा है वो सबसे कम दूर आएगा। ये वो फोटो है जो आखिरी में मिली थी, मिल गई, उनका भी बनाते हैं। सस्पेक्ट ए और बी का भी बना लेते हैं। सस्पेक्ट ए और बी, ए वाले का देखते हैं सबसे छोटा क्या है, 3 VNTR वाला, 3 वाला यहां तक चल के आएगा, फिर 4 वाला थोड़ा बड़ा है थोड़ा कम दूर आएगा, फिर 5 वाला थोड़ा और कम दूर आएगा, 7 वाला और कम दूर, 8 वाला और कम दूर, और 10 वाला और से कम दूर। आधे बैंड मैच हो रहे हैं इससे, हाँ आधे मैच हो रहे हैं, 7, 8 और 5, 5 वाला बैंड, 7 वाला बैंड, 8 वाला मैच हो रहा है या नहीं? 100% तो नहीं मैच हो रहा ना, तो क्रिमिनल नहीं है इसीलिए। अच्छा अब उधर 2 वाला इतनी दूर तक आएगा, 5 वाला इतनी दूर, 7 वाला और बड़ा है और कम दूर, 8 वाला और कम दूर, 9 वाला और कम दूर, और 11 वाला और कम दूर आएगा। मैच करो, 2, 5, 7, 8, 9, टांग दो और क्या है, सही है। ये है VNTR के बेस पर क्रिमिनल कैसे पकड़ा गया। और सुनिए, जिससे 100% मैच करे वो क्रिमिनल है, जिससे 100% मैच करे वो क्रिमिनल है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन सुनो, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब फोरेंसिक साइंस। दूसरा इधर सुनो, जितने ज्यादा लोगों की DNA फिंगरप्रिंटिंग कर लोगे, पॉपुलेशन लेवल पर पता चल जाएगा कि अलग अलग लोगों का DNA फिंगरप्रिंट कैसे आता है। इसी को NCERT लिखती है, इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन लेवल पर, जीन लेवल पर क्या डाइवर्सिटी, कितने लोगों में कितने तरह के नंबर ऑफ VNTR हैं वो पता चल जाएगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ VNTR बैंड्स ये पता चल जाएगा। एक और चीज पता चलेगी, पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट मतलब बच्चे के मम्मी पापा ढूंढना। ये कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। एक लेडी ने क्लेम किया कि उसके बच्चे का फादर ये पर्टिकुलर पर्सन है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो सुनो, देख लो। अरे ऐसे केस में बच्चे का DNA फिंगरप्रिंट किया जाएगा, वो जो लेडी है मदर, उसका फादर नहीं, क्लेम्ड टू बी फादर का, क्लेम्ड है अभी, है या नहीं, वो तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के बाद पता चलेगा, सही है। अच्छा बच्चे का DNA फिंगर, ओ इधर देखो, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रही है, आपस में बात कर रहे हैं, किसी बच्चे के लिए पापा ढूंढ रहे हैं तो बच्चे के DNA फिंगरप्रिंट हो गए। आपको पिछली क्लास का याद है, हर बच्चे को आधे VNTR पापा से आधे मम्मी से मिलते हैं। तो जितने भी बैंड आए हैं, आधा पापा से मैच होगा, आधा मम्मी से मैच होगा। तो चलो इसकी मदर का DNA फिंगरप्रिंट किया, एक बैंड यहां आया, ओ भाई इधर इधर, एक बैंड यहां आया, एक बैंड यहां आया, एक बैंड यहां आया, और एक यहां आया। मतलब ये लेडी पक्का इस बच्चे की मां है, उठा के नहीं लाई है कहीं से, इसी का बच्चा, ये तो फिक्स हो गया, सही है। 2 बैंड मैच हो चुके हैं, आधे 50%। अब क्लेम्ड टू बी फादर का DNA फिंगरप्रिंट किया गया, एक बैंड यहां आया, एक बैंड यहां आया, एक बैंड यहां आया, एक यहां आया। क्लेम झूठा है, लेकिन अगर गलती से भी, मतलब यही फादर है, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल केस हुआ था, बताया था शायद, यूपी के बहुत बड़े मिनिस्टर थे ND तिवारी। एक लेडी ने, सुन लो, एक लेडी ने क्लेम किया था कि उसका जो बच्चा है उसके फादर ND तिवारी हैं। केस हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर कोर्ट तक बात जब पहुंची तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया गया कि इसका DNA फिंगरप्रिंट कराओ।
और डीएनए फिंगरप्रिंट कराया तो पता चला सच में एनडी तिवारी वाज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। और उस लड़के का नाम आई थिंक रोहित तिवारी करके था। और वो बात अलग है, वो बात अलग है, बता दिया था क्यों मारा उसकी वाइफ ने रोहित तिवारी को, मुझे नहीं पता, लेकिन रोहित तिवारी वाज द सन ऑफ एनडी तिवारी। वो प्रूव हुआ था भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सही है। तो रिजल्ट क्या, इधर इधर रिजल्ट क्या, क्रिमिनल पहचानना है तो क्राइम सीन के 100% बैंड जिससे मैच हो वो क्रिमिनल है। लेकिन फादर मदर के लिए आधे बैंड पापा से आधे मम्मी से मैच होंगे। तो अगर कोई पूछे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो 3 तो बता ही चुका हूं, वही 3 लिख दे रहा हूं। वैसे मॉड्यूल में लिखा है, अगर आप देखोगे तो 3 दिए हुए हैं, देखो तो अगले पेज में दिया होगा, है ना, बस वही है। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब फॉरेंसिक साइंस में। दूसरा, इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब पॉपुलेशन में किस तरह बैंड का नंबर वेरिएबल है वो सब। और तीसरा, पैटर्निटी टेस्ट, मतलब मम्मी पापा ढूंढने वाली बात। सही है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट पूरा हो गया है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बिल्कुल हल्का सा है, मतलब अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं अगले वीक से, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सिंपल सा है। और इसके बाद स्टार्ट होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स, प्यारा सा होगा, मतलब मजा आएगा, इसी मॉड्यूल में है। मतलब उसको पढ़ने में आपको थोड़ा सर पर थोड़ा हल्का हल्का लगेगा, है ना। ठीक है। हाँ भाई, साइज, एक मिनट, साइज ऑफ वीएनटीआर, बिल्कुल साइज के हिसाब से तो हुआ है। साइज कैसे पता चला, कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे। हाँ यही तो है, वो मैकेनिज्म था, वो मैकेनिज्म था जिसमें यही तो यूज किया था। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था यही तो मिले थे, इन्हीं का तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना के डाला था वहां। हाँ हाँ ठीक है, पता है मुझे। क्या रिवर्स नहीं होता, रुको, अरे सुनो इधर, देखो कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको उलझाने के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं। कैसा, ये देखो, 4 केस दूंगा वहां पर मैं। एक दूंगा क्राइम सीन का, क्राइम सीन का, एक विक्टिम का, एक सस्पेक्ट 1 का, एक सस्पेक्ट 2 का, मतलब जिसका मर्डर हुआ और जिसने मर्डर किया दोनों का खून मिक्स हो गया, मतलब विक्टिम का और क्रिमिनल का दोनों का खून मिक्स हो गया, दोनों की सेल मिक्स हो गई, दोनों का डीएनए एक ही जगह है। तब क्या करेंगे, तब आगे तो क्राइम सीन का डीएनए फिंगरप्रिंट करेंगे। ध्यान देना, क्राइम सीन का डीएनए फिंगरप्रिंट किया, ये बैंड आए, विक्टिम का किया, ये बैंड आए। सही है। अब सस्पेक्ट 1 और 2 का किया, सस्पेक्ट 1 का डीएनए फिंगरप्रिंट एक ही आया, एक ये आया और एक ये आया। और सस्पेक्ट 2 का एक बैंड यहां आया, एक बैंड यहां आया और एक बैंड यहां आया। पहचान लोगे भाई, सिंपल। सुनो इधर, जब भी क्वेश्चन में विक्टिम का भी दिया है डीएनए फिंगरप्रिंट, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ गया है डीएनए फिंगरप्रिंट क्रिमिनल का 100% जिससे मैच होगा क्राइम सीन से वही क्रिमिनल है। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग हो रहा है। अरे भाई, जब भी विक्टिम का डीएनए दिया हो तो सबसे पहले ये वाले बैंड तो विक्टिम के हैं, जिसका मर्डर हुआ है, उसे तो हटा लो ना। अब जो बचे ये क्रिमिनल के हैं, तो जिससे 100% मैच हो जाए
वो क्रिमिनल है। किससे मैच हो रहा है? सस्पेक्ट 2 से, वही क्रिमिनल है। बस, ठीक है, ये एक वेरिएंट है। हाँ, एक यूनिट का ले ले, कहीं भी जाकर चिपक जाए, रेडियो एक्टिव तो करना था उस एरिया को। तो कुल मिला के अब हल्की हल्की चीजें चलेंगी, लेकिन डिस्कशन तो मुझे लगता है चैप्टर खत्म करके ही करें, और क्या, क्योंकि एक लेक्चर का ही बचा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो जाए क्या? हाँ, पूरा कर लो, अब तो जितने बन जाए कर लो, जो ना बने कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करेंगे उनको। और क्या, कहीं तक भी कर लो, अब तो सारा चैप्टर ही हो गया। अब सुनो इधर, ओ इधर 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 सुनिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो मॉड्यूल में यही दिया है, यही दे दिया है, जब उसे अगले चैप्टर में होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं। नहीं, वो वाला तो करना ही नहीं है। क्वेश्चन 155 आपको नहीं करना है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 155 नहीं करना है। अरे पिछले साल तक एक टॉपिक था मॉड्यूल में, वो टॉपिक हटा दिया गया है, तो क्वेश्चन रह गया है, तो वो क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन 155 आपको नहीं करना है। लेकिन मैं अभी किसी दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सुनो, अगर कोई डिप्लॉयड है, सुनो इधर, डिप्लॉयड है मतलब ऐसा है, डिप्लॉयड है तो ऐसा है, म्यूटेशन हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, रेसेसिव म्यूटेशन हो गया, क्या म्यूटेशन का असर दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। लेकिन लेकिन अगर मैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ले लूं और अब इसमें रेसेसिव म्यूटेशन हो, तो अब तो एक ही एलील है, असर तुरंत दिखेगा। तो सुनो मेरी बात, म्यूटेशन की स्टडी के लिए हम हैप्लॉइड प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड में तो एक ही एलील है, म्यूटेशन चाहे डोमिनेंट हो या रेसेसिव, असर तुरंत दिखेगा। समझ रहे हैं? तुरंत दिखेगा, इसीलिए हैप्लॉइड को प्रेफर किया जाता है म्यूटेशन की स्टडी में। क्लियर? मुझे मॉड्यूल दो, एक क्वेश्चन बता के जाऊंगा मैं। काम का है, ठीक है? तो क्वेश्चन 18 है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 18 बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 बता दिया, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 18 बता दिया है, हैप्लॉइड क्यों प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है? एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 और 8 आगे बता दो। हमारा ऑर्गन और टिश्यू का डेवलपमेंट किससे डिसाइड होगा? एक्सप्रेशन ऑफ जीन से। आरएनए प्रोटीन बनेगा तभी तो ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 अक्सर लोग नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 8 अजीब सा लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन। उलझो नहीं लाइन में, आप तो सीधा बोलो ऑर्गन बन रहा है। ऑर्गन बन रहा है मतलब प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोट है। और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज द रेट, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऑर्गन बन रहा है मतलब यूकैरियोट है, और ट्रांसक्रिप्शन का रेट यूकैरियोट में कौन चेंज करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रोकैरियोट होता तो सिग्मा फैक्टर हो जाता है, यूकैरियोट है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है? अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बताने जा रहा हूं वो है एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक तो 73 और एक 74 है, 73 एंड 74। आगे मैं 74 बता रहा हूं, 74 बता रहा हूं। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी लोग उलझ जाते हैं। वहां यह दिया है, खुराना ने 2 आरएनए बनाए, एक में ए बी बार बार रिपीट किया, एक में ABC बार बार रिपीट किया। तो जिसमें ए बी लगाया होगा एमआरएनए बनाते समय, और एक में ABC लगाया, तो जिसमें ABC लगाया उसमें सारे कोडॉन एक जैसे हैं, तो एक ही तरह का एमिनो एसिड लगेगा, तो होमोपॉलीपेप्टाइड बनेगा, होमोपॉलीमर। यहां तो ABA है,
फिर बी ए बी है, फिर पहला कोडॉन ए बी ए है, फिर बी ए बी है। मतलब यहां तो दो तरह के कोडॉन बन गए, तो दो तरह के अमीनो एसिड लगेंगे, तो बोलो इसे हेट्रोपॉलीमर बनेगा। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 73। हाँ मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 73, ATA CCC नहीं कर पाओगे आप, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि घर जाकर कोई ना कोई तो सोचेगा कि करूं इस क्वेश्चन को। देखो ये डीएनए है, तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, आगे एमआरएनए तो बनाओ, आगे एमआरएनए, 3 के नीचे 5, ए के सामने यू, टी के सामने ए के सामने यू, सी सी सी, जी जी जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, जी सी सी सी, बन गया एमआरएनए। पता है क्वेश्चन क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए। तो एमआरएनए हाजिर है, तो अगर इसका ट्रांसलेशन हो तो इससे जो टीआरएनए जुड़ने आएगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? यू के सामने ए के सामने यू के सामने ए। सही है। इससे जो जुड़ने आएगा उसके टीआरएनए एंटीकोडॉन क्या होगा? सीसीसी। और जो इससे जुड़ने आएगा उसमें एयूजी, और इससे जो जुड़ने आएगा जी 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 जी। तो सबसे पहले कौन सा टीआरएनए जुड़ने आ रहा है? एयूए वाला। ये आपके क्वेश्चन में डी स्टेटमेंट डी में दिया है, ये ए में दिया है, ये बी में दिया है, ये सी में दिया है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए क्या हुआ? DABC। तो जब भी ऐसा सवाल आए, डीएनए से आगे क्या बनाओ? एमआरएनए। अब फिर एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, वो टीआरएनए का ऑर्डर हो जाएगा। कर पाओगे? तो ये क्वेश्चन था एक जो लोग नहीं कर पाते, बता दिया। ठीक है, बाकी चैप्टर खत्म होने के बाद तो डिस्कस करेंगे ही सब कुछ। तो ऑनलाइन वालों बाय बाय। अब हल्के टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन मजा आएगा उसमें भी, मैकेनिज्म वहां भी होगी। अपन हल्का तो पढ़ाते ही नहीं।